हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन ट्रिक्स। आज हम 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमने पिछले अध्याय में हमने देखा था कि अंग्रेजों ने कैसे भारत पर आकर अपना अधिकार जमाया, कैसे अपना शासन स्थापित किया। बहुत सारे युद्ध लड़े, मैसूर से युद्ध लड़े और मराठों से युद्ध लड़े, पंजाब पर अपना अधिकार किया। तो सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। अब देखेंगे, देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना कैसे शुरू किया अंग्रेजों ने। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, कंपनी दीवान बन गई। देखिए, कंपनी जो आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज आए थे यहाँ सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे। वो पहले व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन वो यहाँ की दीवानी भी उन्होंने प्राप्त कर ली। इसका मतलब होता है दीवान का कि जो बंगाल था, बंगाल की दीवानी मिल गई। इसका मतलब यहाँ का जो भू राजस्व था, पहले किसको जाता था? मुगल बादशाह को, लेकिन अब ये अंग्रेज ही यहाँ से सारा भू राजस्व कलेक्ट करेंगे। इसका अधिकार इनको मिल गया। कब मिला ये? तो ये 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इसका मतलब कि बंगाल से जो भू राजस्व आएगा वो सब किसको मिलेगा? कंपनी को। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों के मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? ये फर्स्ट गवर्नर था बंगाल का। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। तभी देखिए इस चित्र को बनाया गया है। इसमें देखिए रॉबर्ट क्लाइव को, जो मुगल बादशाह है, ये दीवानी सौंप रहा है। देखिए ये चित्र दिया है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए। अब आगे पढ़ेंगे। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। अब देखिए, इसको दीवानी तो मिल गई कंपनी को, लेकिन जो यहाँ से अब आमदनी होगी इसको, तो उस आमदनी को किस चीज़ में लगाए, ये अंग्रेज सोचने लगे। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। अब देखिए, इस पैसे को बिजनेसमैन क्या करते हैं? पैसा जब आता है उस पैसे को भी और पैसा आए उसमें लगाते हैं। तो ये भी ऐसी ही तकनीक सोचने लगे कि इस पैसे को हमें ऐसी जगह लगाना चाहिए जिससे और ज़्यादा पैसा बने। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें जो हैं खरीदती और बेचती रहे। तो एक व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो सोचती थी कि हम ऐसी चीज़ें भी खरीदते बेचते रहें कि हमारी व्यापारिक कंपनी को और ज़्यादा मुनाफा हो। आगे पढ़ते हैं। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। अब देखिए, कंपनी सोचने लगी कि हम तो बाहर से आए हैं, तो जो गांव में पहले से रह रहे हैं और जिनके पास आज भी सत्ता है, आज भी सम्मान है, तो उनको कैसे नियंत्रित किया जा सके, यह काम कैसे हो। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया। उपनिवेश हमने पढ़ा था। क्या होता है उपनिवेश? किसी दूसरे देश के लोग दूसरे देश में जाकर और उस दूसरी जगह पर कमाना, उसी को उपनिवेश बना देना। तो इसी को क्या कहते हैं? उपनिवेश। आय के संसाधन कैसे जुटाएं, ये देखना। लोगों के अधिकार किस तरह तय किए गए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे कराई। देखिए, अंग्रेजों ने अपनी मर्जी की खेती कैसे कराई और लोगों के जो अधिकार थे वो किस तरह तय किए, कैसे उन्होंने आय के संसाधन जुटाए, रिसोर्सेस देखे कि कहाँ से आय ज़्यादा आ सकती है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे।
देखिए, कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिशें यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। देखिए, यहाँ से रेशमी चीज़ें ले जाते थे वो, रेशमी कपड़ा, और वहाँ जाकर यूरोप में यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते थे सस्ती कीमत पर, और वहाँ कपड़ा बनाकर कपड़े के लिए महंगी कीमत पर बेचते थे। आगे देखेंगे, इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाला पैसे से ही ये निर्यात की चीज़ें खरीदी जा सकती थीं। इसका मतलब है, देखिए, पहले जो अंग्रेज व्यापार करते थे तो वो वहाँ से यूरोप से सोना चांदी लेकर आते थे, उसके बदले चीज़ें खरीदते थे। लेकिन अब इनको बंगाल की दीवानी मिल गई, पूरा प्रांत था बंगाल इतना बड़ा, तो उससे जो भी राजस्व मिलेगा उसी से वो चीज़ें खरीदने लगे और अपने सोने चांदी की चीज़ें नहीं लाते थे। यहीं के पैसे से यहीं चीज़ें खरीदते थे और ले जाकर बेचते थे। जल्दी ही यही जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दशा में बढ़ रही थी। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। देखिए, 1770 में एक अकाल पड़ा बंगाल में, जिसमें 1/3 लोग मर चुके थे। खेती में सुधार की ज़रूरत। अब देखिए, खेती में सुधार की ज़रूरत थी, क्योंकि इनका रिसोर्स क्या था, कमाई का रिसोर्स सिर्फ खेती ही था। खेती से जो राजस्व आता था वही था। तो इन्होंने खेती में सुधार की ज़रूरत समझी। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। यह काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। 2 दशकों मतलब दशक क्या होता है, 10 साल का समय, 2 दशकों 20 साल तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। किस पर किया था ये? खेती पर लागू किया स्थायी बंदोबस्त। जो राजस्व लेते थे उसी की एक व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी हम इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। देखिए, इसका मतलब है कि देखिए, जमींदार जो होते थे बीच में होते थे, किसान और इनके जो कंपनी थी इसके बीच में जमींदार होते थे, और जमींदारों से ये स्थायी बंदोबस्त कर लेते थे कि जमींदारों को इतने रुपए कंपनी को देने होते थे। तो ये स्थायी होते थे। इन्होंने स्थायी कर दिया था कि हमारी रकम, हमारा राजस्व इतना ही रहेगा। कंपनी ने ये स्थायी कर दिया था, और जमींदार चाहे तो और ज़्यादा अच्छी खेती करके अपना मुनाफा कमा सकते थे। लेकिन कंपनी ने जो तय किया था वो स्थायी रूप से था, इसीलिए इसको स्थायी बंदोबस्त कहते थे। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इसमें उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्चे को प्रोत्साहन मिलेगा।
उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। देखिए, जो अंग्रेज थे ये सोचते थे कि हमारा जो राजस्व है इतना ही रहेगा, लेकिन जमींदार अपने लिए अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए ये क्या करेंगे, कृषि में और सुधार करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, इसमें समस्याएं थीं। देखिए, जब ये देखिए एक चित्र है लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस का, जो उस समय जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो देखिए एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया, किसने किया, ये चार्ल्स कॉर्नवालिस ने किया। ये आप याद रखेंगे, कॉर्नवालिस ने किया। और कब किया था, 1793 में किया था। देखिए अब इस स्थायी बंदोबस्त में समस्या आने लगी। क्या समस्या थी, मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए इन्होंने, कंपनी के अफसरों को लगा था कि जमींदार जो हैं जमीन में सुधार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों का कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। तो देखिए जो कंपनी थी उन्होंने राजस्व ही इतना तय कर लिया था कि जमींदार उसको चुका नहीं पा रहे थे, और जो जमींदार नहीं चुका पाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। जमींदार जो थे राजस्व वसूलने के लिए किसानों पर भी अत्याचार करने लगे थे, किसानों से ज़्यादा वसूलने लगे थे और किसान उधार लेकर कर्जे में डूबते जा रहे थे। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ीं और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। देखिए कंपनी को क्यों फ़ायदा नहीं हुआ, कंपनी ने तय कर दिया था कि हम इतना ही राजस्व लेंगे, वो बढ़ा नहीं सकती थी, इसको स्थायी था ये बंदोबस्त। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। अब देखिए खेती में तो सुधार होने लगा था, लेकिन कंपनी को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। किसको हो रहा था, जमींदारों को हो रहा था। आगे देखेंगे, लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से तो कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल करते थे, उन्हें जमीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। इसमें देखिए किसानों पर अत्याचार हो रहा था। किसानों को ये जो नीति थी ये बहुत ज़्यादा दमनकारी लग रही थी। क्यों? क्योंकि देखिए किसानों पर बहुत ज़्यादा राजस्व लगा दिया गया था, बहुत ज़्यादा राजस्व उसको चुकाना पड़ता था। अगर वो नहीं चुका पाता था तो उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी किसान की। और देखिए राजस्व चुकाने के लिए वो किसान जो थे वो महाजनों से उधार लेते थे, और ज़मीन पर कृषि करने के लिए भी वो उधार लेते थे, तो वो कर्जे में डूबते जा रहे थे। एक नई व्यवस्था, अब देखिए ये व्यवस्था, इसके बाद एक और नई व्यवस्था आएगी, ये भी राजस्व व्यवस्था थी। 19वीं सदी के शुरुआत में, 19वीं सदी मतलब कि 1810 या 20 के आसपास, 1810 मतलब 19वीं सदी। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। अब देखिए दोबारा बदलाव आएगा जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो, तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके
काम कैसे चला सकती है। अब देखिए, कंपनी को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होने लगी, लेकिन जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें राजस्व फिक्स था। अब इन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की, वो क्या थी देखते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों, बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी वो उत्तर पश्चिम प्रांतों मतलब कि ज़्यादातर हिस्सा जो था उत्तर प्रदेश में था, के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारत समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। गांव के 1/3 खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, देखिए गांव को क्या कहते थे, महाल कहते थे, या ग्राम समूहों को महाल कहते थे, से वसूल होने वाली राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब देखिए इन्होंने क्या इसमें बदलाव किए। पहले क्या होता था, जमींदारों को ज़्यादा फायदा होने लगा था और कंपनी को कम होने लगा था। क्यों? क्योंकि देखिए खेती जब बढ़ी तो जमींदार तो इतना ही देते थे जितना वो फिक्स हो गया था, कंपनी की तरफ से वो राजस्व फिक्स था, इसलिए वो स्थायी बंदोबस्त था, वो एक स्थायी था। लेकिन इन्होंने इसमें बदलाव किया, इसमें बीच से जमींदारों को हटा दिया गया। इसको बोला गया महालवाड़ी व्यवस्था। वो देखिए स्थायी बंदोबस्त था और ये महालवाड़ी व्यवस्था थी। महाल किसे कहते हैं? गांव को कहते हैं। तो महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था, इन्होंने पूरे गांव की ज़मीन को नापा और उसमें देखा कि कितनी खेती होती है, कितनी पैदावार होती है और उस पर कितना राजस्व लगाना चाहिए। इन्होंने पूरे गांव को जब नापा तोला तो उसमें इतना इन्होंने फिक्स कर दिया। ये बिल्कुल फिक्स नहीं था, ये समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी इसमें। तो इसमें देखिए जमींदारों को बीच से हटा दिया गया। अब क्या कहा गया कि गांव के मुखिया को सौंप दिया गया ये जिम्मा। देखिए जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। अब गांव के मुखिया जो थे वो किसानों से राजस्व लेंगे और सीधे कंपनी को भेजेंगे। अब इसमें जमींदारों का कोई रोल नहीं था। तो ये थी महालवाड़ी व्यवस्था। आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरी व्यवस्था आती है मुनरो व्यवस्था। देखिए मुनरो व्यवस्था क्या थी? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। ये कहाँ थी? दक्षिण भारतीय इलाकों में, दक्षिण भारत में थी। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। देखिए पहले क्या पढ़ी हमने? स्थायी बंदोबस्त, दूसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था और तीसरी आ गई ये रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत किसे कहते हैं? रैयत कहते हैं किसान को। अब देखते कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद, टीपू सुल्तान से युद्ध चले थे, पिछले अध्याय में देखा था हमने, कंपनियों को द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। तो ये जो कैप्टन था इसने थोड़ी ज़मीन पर ये चीज़ करके देख ली थी। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर इसको लागू किया। अब देखिए टॉमस मुनरो ने इसको विकसित किया था और पूरे दक्षिण भारत पर इसको लागू किया था, इसलिए इसको मुनरो व्यवस्था भी कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महालवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो वो टॉमस मुनरो ने लागू किया था। और कहाँ किया था? दक्षिण भारत पर किया था। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। देखिए यहाँ पर पहले से जमींदार नहीं चले आ रहे थे, तो इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। किसान मतलब रैयतों से ही सीधे बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण
किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो ये मुनरो का मानना था। ये व्यवस्था सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें जमींदारों को बीच से हटा दिया गया था और सीधे संपर्क किससे किया गया था? किसानों से। अब देखिए, किसान जो थे सीधे कंपनी को राजस्व देंगे, सीधे कंपनी को, इसलिए इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। रैयत मतलब किसान, तो सीधे किसान से इनका संपर्क था। अब देखेंगे इसके बाद भी सब कुछ ठीक नहीं था। सॉरी। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगीं। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रैयत गांवों से भाग रहे थे, बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इन सब व्यवस्थाओं में क्या हुआ, क्योंकि कंपनी ने राजस्व इतना ज़्यादा लगा दिया था किसानों पर कि बेचारे किसान जो थे वो उसको नहीं चुका पा रहे थे और वो गांव छोड़कर भागने लगे। अब देखते हैं यूरोप के लिए फसलें। देखिए, किसान अपनी तरीके से किसानों से फसल उगलवाना चाहते थे कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वही किसान उगाएंगे। अब किसानों को जिसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, ज़्यादा लागत आती थी, तो वो किसान नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज जो थे वो ज़बरदस्ती किसानों से उस फसल को उगवाना चाहते थे। अंग्रेजों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसल भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत कहते थे उत्तर प्रदेश को, में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल, ये सब उगवाने लगे थे। ये कैसे किया गया? अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरत की फसलों को खेतों को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी पद्धति को अच्छी तरह से समझें। देखिए, अब हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरह दमनकारी नीतियां अपनाकर हमारे भारत के किसानों से किस तरह अपनी मनमानी करवाई और किस तरह उन्होंने ज़बरदस्ती फसलों को उगवाया अपने हिसाब से। देखिए, क्या रंग का भी कोई इतिहास है? चित्र 5 और 6 में सूती कपड़ों की छापों की 2 तस्वीरें दी गई हैं। बाईं तरफ जो है भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई एक कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये कहाँ की है? कलमकारी छापा है ये 20वीं सदी भारत का। दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों में एक बात समान है। क्या? दोनों में गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें भी और इसमें भी। ये कहाँ का है? इंग्लैंड का है और ये भारत का है। दोनों में गहरे नीले रंग हैं। अब ये नीले रंग का भी एक इतिहास है, वही हम इसमें आज देखेंगे। देखिए, इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता था। ये नीला रंग जो देख रहे हैं इसे नील कहा जाता था। क्या आप जानते हैं कि ये रंग किस तरह पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। देखिए, यूरोप में जो छपाई होती थी नीले रंग की जो छपाई होती थी वो सब इंडिया से जाता था। इंडिया से नील का पौधा, इंडिया में नील की खेती करवाई जाती थी किसानों से ज़बरदस्ती, और वो नील इंग्लैंड जाता था। अब देखते हैं भारतीय नील की मांग क्यों थी इतनी। उस समय देखिए भारत नंबर 1 पर था नील की खेती में।
नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। उष्णकटिबंधीय इलाके क्या होते हैं? देखिए, हमने पढ़ा है ये ज्योग्राफी में कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक विषुवत रेखा जाती है, 23.5 डिग्री उत्तर से कर्क रेखा जाती है और 23.5 डिग्री दक्षिण से मकर रेखा जाती है। ये 23.5 डिग्री पर जाती है और हमने देखा है कि जो ये कर्क रेखा है ये हमारे भारत के बीचों बीच से जाती है। तो भारत का जो बहुत सारा हिस्सा जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इन दोनों के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है ये उष्णकटिबंधीय होता है। यहाँ की जलवायु गर्म होती है, तो यहीं पर नील का पौधा उगता है। तो 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। देखिए, यूरोप में शीतोष्ण क्षेत्र है और इंडिया में उष्णकटिबंधीय ज़्यादा क्षेत्र है। उष्ण क्षेत्र क्या होता है? जहाँ की जलवायु थोड़ी ठंडी होती है। उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। कौन सा? वोड नामक, क्योंकि वहाँ की जलवायु ठंडी है। ये देखिए 23.5 से और 66.5 डिग्री के बीच में होता है उष्णकटिबंध। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें, क्योंकि देखिए वोड का पौधा जो था, वोड का पौधा नील के पौधे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप देखिए, सरकार पर दबाव बनाया कि आप लोग वहाँ से, इंडिया से नील का आयात बंद कर दें। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। देखिए, लेकिन वोड का पौधा जो था वो हल्का नीला रंग देता था, लेकिन नील का पौधा जो था वो गहरा नीला रंग देता था। तो जो कपड़े की छपाई होती थी उसको छापने वाले नील की पौधे को अधिक पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। अब देखिए, नील की जब मांग बढ़ने लगी तो क्या हुआ? कैरिबियाई द्वीप देखेंगे आप कहाँ हैं? उत्तरी अमेरिका के नीचे है, जिसे वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है, वही द्वीप है ये। इस पर स्थित है सेंट डोमिंगो। तो यहाँ पर फ्रांसीसी जाकर नील की खेती करने लगे, ब्राज़ील में पुर्तगाली लोग नील की खेती करने लगे, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे थे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील की खेती बागान सामने आ गए थे। उत्तरी अमेरिका में आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण का युग शुरू हो चुका था। औद्योगिकीकरण मतलब उद्योग बहुत ज़्यादा प्रगति होने लगी थी, मतलब उद्योग जो थे बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे थे, तो नील की मांग भी बढ़ने लगी थी और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। देखिए, जब कपड़े बनने लगे तो उनको रंगाई के लिए नील की भी मांग बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, उसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। जब देखिए नील की मांग जब बढ़ रही थी तो वेस्ट इंडीज से और अमेरिका से जो नील आता था वो आयात होना बंद हो गया किसी कारणों से। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की ओर तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? अब देखिए, लोग देखने लगे कि यहाँ से
अमेरिका से और वेस्ट इंडीज़ से जो था नील की खेती कम होने लगी थी, तो वो दूसरी तरफ देखने लगे। जहाँ देखिए आवश्यकता होती है वहीं ही आविष्कार होता है। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब हमें किसी चीज़ की नीड होती है, ज़रूरत होती है, तभी हम दूसरे रास्ते खोजते हैं और एक नया आविष्कार होता है। अब देखिए भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। अब देखिए भारत ही रह गया था एकमात्र जिस पर नील के लिए निर्भर थे। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी। देखिए वेस्ट इंडीज से नील की खेती, नील का आयात क्यों बंद हुआ था, तो इसका रीज़न था देखिए सेंट डोमिंगो में गुलामों की बगावत। यहाँ गुलामों ने बगावत कर दी थी। क्यों की थी? 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगो में नील और चीनी के उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले, देखिए इन बागानों में जो काम करते थे वो अफ्रीका के गुलाम होते थे। अफ्रीका से गुलामों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि अफ्रीका से कैसे लोग जंजीरों से बांध कर गुलामों की नीलामी लगाते थे। तो ये सब यहीं काम करने के लिए बेचा जाता था इनको। तो 1791 में बगावत पर उतर आए ये गुलाम। उन्होंने बागान जला दिए और अपनी धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती भी ठप हो गई थी, इसीलिए उसका नील का आयात कम हो गया था। अब देखते हैं 18वीं सदी के आखिरी दशकों में ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। देखिए 1788 तक। लेकिन 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया था ये। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी थीं। देखिए नील की खेती के लिए भारी मुनाफे का उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। देखिए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से बहुत सारे लोग आकर भारत में अपने बागान लगाने उन्होंने शुरू कर दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने के लिए तैयार रहते थे। तो वहाँ से लोग आकर और भारत में नील की खेती शुरू कर दी थी उन लोगों ने। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक निज और एक रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वे जमीन खरीद लेते थे या दूसरी जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर खेती करवाते थे। देखिए नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे। एक था निज। निज में क्या होता था, जो लोग इंग्लैंड से यहाँ खेती के लिए आए थे वो या तो ज़मीन खरीद कर अपनी खेती करते थे या दूसरी जमींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेते थे और अपना बागान लगाते थे, उसमें मजदूरों से काम करवाते थे वो। तो निज खेती की समस्याएं क्या थीं? बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थीं। नील की खेती केवल उपजाऊ जमीन पर ही की जाती सकती थी। ऐसी जमीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थीं? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। अब देखिए बाहर से लोग आकर और यहाँ भारत के किसानों को ही उनके घर से हटा रहे हैं कि तुम और कहीं चले जाओ, हम यहाँ पर नील की खेती करेंगे। इससे किसानों में गुस्सा फूट रहा था। इसके बाद देखिए क्या हुआ,
मजदूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। खेती करने के लिए बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी। मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। देखिए, जब किसान धान की खेती करते थे जून जुलाई में, उसी समय नील की खेती होती थी और नील की खेती के लिए किसानों की और हलों की और मजदूरों की बहुत सारी ज़रूरत होती थी। तो बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। बीघा क्या होता है? ज़मीन को मापने का पैमाना होता है 1 बीघा। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उनका रखरखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी, उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल की खेती में व्यस्त रहते थे। तो उस समय हल और बैलों से ही खेती की जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। बाकी जमीन रैयत व्यवस्था के अंतर्गत थी। अब देखिए, रैयत व्यवस्था क्या थी? रैयती व्यवस्था। रैयतों की जमीन पर नील की खेती। रैयत क्या होता है? किसान होता है। तो किसान की जमीन पर ये लोग खेती करते थे। कैसे करते थे? देखिए, किसान जो थे, किसानों को, छोटे छोटे किसान होते थे, इतना उन्हें मुनाफा नहीं होता था। तो वो खेती जब स्टार्ट करते थे तो शुरुआत में उनको कर्ज लेना पड़ता था। ये क्या करते थे? ये बागान मालिक किसानों को कर्ज दे देते थे, जिसके बदले ये किसानों से कहते थे कि तुम्हें अपनी ज़मीन के 25% भाग पर नील की खेती करनी पड़ेगी हमारे लिए, तब हम आपको कर्ज देंगे। तो यही होती थी रैयती व्यवस्था। इसको देखेंगे। रैयती व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था? बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध या सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे, उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपने कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा जो होता था, ये काश्तकारों के ऊपर ही रहता था। देखिए, सिर्फ सस्ता कर्ज लेने के लिए किसानों को अपनी खेती के 25% खेती पर नील की खेती करनी पड़ती थी। इसके बदले किसानों को क्या मिलता था? सस्ता कर्ज मिल जाता था बस। और उस खेती करने के लिए जो बागान मालिक होते थे, वो बीज दे देते थे और उपकरण दे देते थे। लेकिन उसकी देखभाल सबसे ज़्यादा मेन होती है नील की खेती में। बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। तो वो सब किसान करते थे फ्री में। आगे देखते हैं। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। अब देखिए, जब नील की कटाई हो जाती थी, किसान जो थे बागान मालिकों को नील को सौंप देते थे। उसके बदले जब वो सौंपते थे, उसके बाद दूसरा कर्ज मिल जाता था किसानों को दूसरी फसल उगाने के लिए। और यह चक्र जो था ऐसे ही चलता जा रहा था। ये चित्र देख रहे हैं आप, ये नील की खेती की कटाई कर रहे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए ये कटाई कर रहे हैं। पुरुष ही करते थे कटाई। और ये देखिए, खेतों से फैक्ट्री में ला रहे नील के पौधों के गट्ठर। ये लोग नील के गट्ठर जो हैं कंपनी की तरफ लेकर जा रहे हैं। नील का उत्पादन कैसे होता था, ये आप देखेंगे। नील का उत्पादन कैसे होता था, यहाँ से पढ़ लेते हैं। पहले शुरू हो जाता था, देखिए यही चक्र चलता रहता था। किसान कर्ज लेते थे, 25% ज़मीन पर जो थे नील की खेती करनी पड़ती थी, जिसके बदले से जो किसान पहले इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे,
उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि ये व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमतें मिलती थीं वह बहुत कम होती थीं और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता था। तो बेचारे किसान जो थे कर्ज में डूबते चले जा रहे थे और जो इसके बदले, खेती के बदले उन्हें मिलता था वो बहुत कम पैसा मिलता था उनको। देखिए नील की खेती कैसे होती थी, नील का उत्पादन, ये चित्र देख रहे हैं आप, ये नील का उत्पादन ही हो रहा है। ये किडवन हौद हैं, ये इसमें देखिए गर्म पानी में नील के पौधों के पत्ते डाले जाते थे। इसमें कई घंटों तक रहते थे वो पौधे। जब इसमें से देखिए यहाँ से पढ़ेंगे हम, नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखानों में स्थित वेटस हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3-4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। ये कुंड देख रहे हैं आप, ये कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। इसके नीचे एक और कुंड होता था, इसको बोलते थे बीटर वाट। ये देखिए बीटर वाट है ये वाला, और ये किडवन हौद है ये सारे। इन हौदों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़कर पहले कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इसके बाद जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और जो द्रव्य बचता था उसे एक और हौद में छान दिया जाता था, दूसरे हौद में। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। ये देख रहे हैं आप हौद, और इसके नीचे ये दूसरा हौद है, इसमें छान दिया जाता था। इसके बाद दूसरे हौद मतलब कि बीटर वाट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पेंडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाल दिया जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थीं और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर दिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में निथार कर डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा लिया जाता था। ये देख रहे हैं आप, ये नील के पौधे को हौद में लाती औरतें हैं, औरतें ही ढोती थीं हौद तक, और हौद में ये घोल हिलाने वाला होता था। ये पेंडल है जिससे लगातार उसको चलाया जाता था। और वाट क्या है, देखिए एक किण्वन अथवा संग्रहण पात्र है वाट। इसके बाद क्या होता था, बिक्री के लिए नील तैयार हो जाता था। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में ढाल दी गई नील की लुगदी को काट कर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से के एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ये देखिए टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। ऐसे होती थी, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती थी नील की खेती में, लेकिन इसके बदले अंग्रेज किसानों को बहुत कम पैसा देते थे। इसलिए किसान इस नील की खेती को नहीं करना चाहते थे। इसके बाद ही समस्याएं और भी थीं। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थीं। नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। अब देखिए किसान जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो इसलिए देखिए जब बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है किसी पर तो कुछ दिनों बाद जब अति हो जाती है किसी भी बात की तो एक विद्रोह होता है। तो यहीं पर किसानों का विद्रोह हुआ, नील विद्रोह के नाम से ये फेमस है। और उसके बाद क्या हुआ नील विद्रोह, देखिए मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयत मतलब किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। अब देखिए बगावत पर उतर आए थे ये किसान, इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली
कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों के लठियालों या लाठीदार गुंडों से डरेंगे। अब देखिए, किसानों ने बगावत कर दी कि हम नील की खेती किसी कीमत पर नहीं करेंगे और ना ही हम लाठीदार गुंडों से डरेंगे, क्योंकि किसानों को पीट पीट कर किसानों से जबरदस्ती खेती कराई जाती थी। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली थी उन्हें बगावत की ताकत? देखिए, इसमें जमींदार जो थे वो भी किसानों के साथ मिल गए थे, इसलिए किसानों को आवाज़ उठाने के लिए ताकत मिली। इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। देखिए, इनका समर्थन मिला, इन्हें किसका? जमींदारों का और गांव के मुखियाओं का समर्थन मिला, तभी इन्होंने बगावत की। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। अब देखिए, जमींदार क्यों किसानों के साथ आए? क्योंकि देखिए, जो बागान मालिक बाहर से आए थे वो जबरन जो थे जमींदारों से दस्तखत करवा लेते थे कि इतने दिन तक हम इस पर खेती करेंगे। इसलिए जो जमींदार थे ये किसानों से मिल गए और इन्होंने मिलकर इसका सामना किया। आगे देखते हैं। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। देखिए, अंग्रेज सरकार अलग थी और वो बागान मालिक अलग थे। वो अपनी निजी खेती करने के लिए आए थे और अंग्रेजी सरकार जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही कहते थे, उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद, देखिए 1857 में पहले ही एक बड़ा रिवोल्ट हो चुका था, बड़ी बगावत विद्रोह हो चुका था। इसके बाद जो थी ब्रिटिश सरकार डर गई थी। देखिए, बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। देखिए, अब मजिस्ट्रेट ने भी ऐलान कर दिया, मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस जारी कर दिया था कि जो किसान खेती नहीं करना चाहते नील की, उनको मजबूर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में ये खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती ना करने का हुक्म दिया है। देखिए, उस नोटिस से क्या हुआ, ये खबर फैली कि रानी विक्टोरिया, जो कहाँ की रानी थी? ब्रिटेन की, उन्होंने मना कर दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्यवाही को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिख डाला। इसके बाद इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना तक बुलानी पड़ी। देखिए, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया। देखिए, एक आयोग भी बन गया जो इस चीज़ की जांच कर रहा था कि कौन आखिर में दोषी है। तो बागान मालिकों को दोषी पाया गया। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है, मतलब कि नील की खेती किसानों के लिए
फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, जो उन्होंने अनुबंध कर लिए हैं हाल में उसको पूरा करके, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। देखिए, आयोग ने कहा कि अभी जो आपने अनुबंध कर लिए हैं, ठेके ले लिए हैं नील की खेती के लिए, उसको पूरा करने के बाद आपकी मर्जी है, आप नील की खेती कर सकें या ना करें, आपकी मर्जी होगी, कोई जोर ज़बरदस्ती आपसे खेती नहीं करवाएगा। इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद देखिए, इस बगावत के बाद नील का उत्पादन खत्म हो गया। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के देखिए, अब जो बागान मालिक थे वो बिहार में ध्यान देने लगे। यहाँ से तो नील की खेती खत्म हो गई, अब वो बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। देखिए, ये जो होता था नील का रंग, ये नेचुरल कलर है, और इसके बाद कृत्रिम रंगों मतलब कि आर्टिफिशियल रंग आने लगे। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। देखिए, ये कहाँ उत्पादन फैलाने में सफल रहे? बिहार में ये उत्पादन करने लगे थे बागान मालिक। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, देखिए महात्मा गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका में गए हुए थे, तो वो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो उन्होंने, देखिए यहाँ आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले चंपारण विद्रोह हुआ था। तो कहाँ गए थे ये? देखिए, जब वो लौटे तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। देखिए, जब महात्मा गांधी भारत आए 1915 में, तो एक किसान ने, कहाँ के? बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर कहा कि नील के किसानों, जो नील की खेती कर रहे हैं किसान, ज़बरदस्ती उनसे कराई जा रही है, उनकी दुर्दशा देखिए और इसका समाधान कीजिए। तो उसके बाद 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सबसे पहले जो सत्याग्रह शुरू हुआ या चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई, तो महात्मा गांधी का जो सबसे पहला आंदोलन था वो कौन सा था? वो चंपारण आंदोलन ही था। किसके खिलाफ था? नील की खेती के खिलाफ था। देखिए, नील के खेती करने वाले एक व्यक्ति ने बोला था कि भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। देखिए, कितनी ज़्यादा दमनकारी नीति थी ये, और किस तरह लोग परेशान हो गए थे, किसान परेशान हो गए थे नील की खेती से, कि भीख मांगने को तैयार हैं लेकिन नील की खेती करने के लिए नहीं। तो आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। चैप्टर समाप्त हो गया है ये। अब देखेंगे अन्यंत्र क्या हो रहा था। वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन, हमने अभी पढ़ा कि वेस्ट इंडीज़ में कैसे ख़त्म हुआ। वहाँ पर जो दास होते थे, गुलाम थे, उन्होंने बगावत कर दी थी, इसलिए वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन भी समाप्त हो गया था। तो 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बेप्तिस्त लवात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। ये तस्वीर लवात की एक पुस्तक से ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। ये देखिए बाईं तरफ, यहाँ से उठाकर ये यहाँ डाल रहे हैं। फिर एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से घोल को घुमा रहा है, दाएं से दूसरा। ये देखिए, ये मशीनी चरखी से इसको घुमा रहा है, एक और मजदूर घुमा रहा है। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। ये देखिए, बोरे में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचे में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर 2 मजदूर तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रख रहा है। ये देखिए, ये जो बागान मालिक है ये इन गुलामों पर नज़र रख रहा है।
तो ये गुलाम कहाँ से आते थे? दक्षिण अफ्रीका से ये गुलाम खरीद कर और यहाँ पर इनसे नील की खेती करवाई जाती थी। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित बागानों में नील का उत्पादन। अब आप ये आराम से देखिए कर सकते हैं। रैयत क्या होता है? किसान को कहते हैं। महाल क्या होता है? महाल, ये ग्राम समूह को कहते हैं महाल। और निज क्या होता है? रैयत, तो ये निज जो है बागान मालिक अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं उसको निज कहते हैं, और रैयतों की ज़मीन पर खेती को कहते हैं, किसानों की ज़मीन पर। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।